मुझसे बोलती क्यों नहीं? इतना फासला क्यों आने दिया तुमने? सब तुम्हारी गलती है। मुझे गलत करते हुए न रोकना भी तुम्हारी ही गलती है। कोई कॉलेज में बोल ही नहीं सकता कि हम कभी लड़ भी सकते हैं। आज हालात ये हैं कि हम एक ही घर में अलग सोते हैं। मेरा टिफ़िन अलग आता है, तुम अपना खाना अलग बनाती हो। प्रीति, हम इसलिए तो घर से नहीं भागे थे, हमने इसलिए तो शादी नहीं की थी। याद है तुम्हें थोड़ा भी? जिस दिन हमने पहले बच्चे का नाम सोचा था, तुमने उसको आने ही नहीं दिया। करियर इतना इम्पोर्टेंट होता है क्या? बताओ। मेरा सर दर्द से फट रहा है और तुम दूसरे कमरे में गज़ल सुन रही हो। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं सुसाइड कर लूँगा, लेकिन तुमसे तलाक नहीं ले सकता। ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें तुम ना हो। एक बार फिर से सोच लो ना तुम, क्या हो गया है तुम्हें? अभिषेक ने एक पन्ने पर 6 अगस्त 2012 की तारीख लिखी और सोने की कोशिश करने लगा। मैंने फासला नहीं बनाया है, बल्कि हमेशा तुम्हारी सारी गलतियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश में ही शादी के बाद 4 साल गुजार दिए। तुम्हें ये बात पता है कि मैं कितना भी कम खाना बनाऊं तो भी ज़्यादा बन जाता है। फिर भी तुमने अपने लिए टिफ़िन लगा लिया। तुम्हें मालूम है कि सुबह की पहली चाय बनाने में मुझे बहुत आलस आता है। फिर तुम कैसे सुबह उठ के नाप से केवल अपने लिए चाय बना लेते हो और हमेशा कहते हो मैं कोशिश नहीं करती। बार बार झूठे इल्ज़ाम लगाते हो। बच्चा ही शायद हमें अलग होने से बचा सकता था। जैसे ही मैं माँ बनी तो तुम क्यों ये बोलने लगे कि बाप बनने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। वो हमारा बच्चा था अभिषेक। कितनी आसानी से तुमने बोल दिया था अभी तुम बाप नहीं बन सकते। तुमने चाहे जितना भी बुरा किया हो, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे बिना एक भी दिन जिंदगी का नहीं सोच सकती, और इसके जिम्मेदार तुम हो। इसीलिए मैंने फैसला किया है, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। शायद मेरे बाद तुम समझ पाओ कि जिस लड़की ने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया, वो तुम्हारा थोड़ा प्यार तो डिज़र्व करती ही थी। मैं जा रही हूँ और मुझसे दूसरी दुनिया में भी कभी मत मिलना। आई लव यू अभिषेक। डायरी में इतना लिखने के बाद प्रीति ने सामने टेबल पर अपनी एक पुरानी फ़ोटो को देखा। अपने पर्स से सल्फास की शीशी निकाली, गज़ल की आवाज़ थोड़ी बढ़ा दी ताकि अगर सल्फास खाकर वो तड़पे भी तो अभिषेक को पता ना चल पाए। शीशी खोल के डालने ही वाली थी, इतने में अभिषेक दरवाजे पर आकर चिल्लाया, थोड़ा धीमे बजाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। प्रीति ने बिना कुछ बोले आवाज़ कम कर दी और बिना तारीख डाले डायरी के पन्ने को दोबारा देखा और शीशी को अलमारी में बंद कर दिया। वो अपने तड़पने की आवाज़ अभिषेक को सुनाना नहीं चाहती थी। फ्लैशबैक। अभिषेक और प्रीति मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली बार मिले थे। दोनों में शुरू के 2 साल कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। तीसरे साल में जब दोनों एक साथ कॉलेज के लिटरेरी कमेटी में आए, तब पता चला कि वे दोनों ही लिखते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में लिखने वाले लोग अक्सर कम ही होते हैं, इसलिए जो थोड़े बहुत लिखने वाले होते हैं उनकी केमिस्ट्री तुरंत मैच कर जाती है। बातें किताबों से शुरू होती थी और उनके कैरेक्टर्स पर ख़त्म। वो जो एक दूसरे से सीधे नहीं बोल पाते थे, किसी किताब में कोई ना कोई कैरेक्टर वो बात बोल देता था। दोनों को कई बार एक दूसरे से जो बोलना होता था वे किताब में निशान लगाकर बता दिया करते थे। हालांकि प्रीति को किताब में पेन से निशान लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था और अभिषेक ने पेंसिल से लिखना कब का छोड़ दिया था। प्रीति इस बात से बहुत नाराज़ होती थी कि अभिषेक किताब में भी पेन से निशान लगा देता है। इस बात से अभिषेक को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अक्सर ही कहता था, एक बार जो लिख दिया सो लिख दिया, बार बार क्या मिटाना। क्यों, गलतियाँ भी जो लिख दी वो लिख दी अभिषेक। हाँ और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा पन्ना फाड़ के फेंक दिया। हर पन्ना रफ नहीं होता, हर पन्ना फाड़ा नहीं जा सकता। इतना कहकर प्रीति हर बार चुप हो जाती। तुम ज़्यादा ही फिलोसफिकल हो जाती हो,
थोड़ा प्रैक्टिकल बनो मैडम, इंजीनियरिंग पढ़ने आई हो, लिटरेचर नहीं। अभिषेक हर बात इसी लाइन से ख़त्म करता। इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर कोई लड़का नोट्स बनाता है तो उसको सच्चा इंजीनियर नहीं बोला जा सकता। कभी कभी लगता है अगर कॉलेज में लड़कियां ना होती तो कभी किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई नोट्स बन ही नहीं पाता, जैसा हर लड़की के साथ होता है। जैसे जैसे वो करीब आती है उसकी टोका टाकी बढ़ जाती है। एक दिन ऐसा भी आता है जब हॉस्टल जाने से पहले वो बाय के साथ टेक केयर भी बोलने लगती है। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए उठाने लगती है। पेपर में पहले से ही नोट्स की एक फ़ोटोकॉपी बना के रखती है। ये सभी प्यार फ्रेंडशिप जैसी चीज़ के सिम्टम्स हुआ करते हैं। प्यार लड़के की तरफ से और फ्रेंडशिप लड़की की तरफ से। इसीलिए इंजीनियरिंग के दिनों का सबसे बड़ा डर प्लेसमेंट नहीं, लड़की की ना हुआ करता था। प्रीति चूंकि लखनऊ की थी तो दिवाली की छुट्टी से पहले अभिषेक ने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि उसको कुछ काम है लखनऊ में, तो क्यों ना दोनों साथ ही बस में चलें। प्रीति को भी सही लगा, इसी बहाने वो कुछ और टोका टोकी कर पाएगी। दुनिया के 100% इंजीनियर जिंदगी में पहली बार किसी लड़की का हाथ बस में ही पकड़ना सीखते हैं और 99% पहला किस भी बस में करते हैं। ऐसे ही किसी छुट्टियों से पहले, ऐसे ही किसी शहर में किसी काम के बहाने जाने से पहले, ऐसा ही कुछ अभिषेक और प्रीति के साथ हुआ। बस रात के 11:30 बजे लखनऊ पहुंची। उसने जाने से पहले ना अभिषेक को बाय बोला, ना ही हमेशा की तरह टेक केयर का कोई एसएमएस किया। प्रीति को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि वो ये सब कैसे कर सकती है। उसने छुट्टियों भर अभिषेक का कोई फ़ोन नहीं उठाया। छुट्टियां 6-7 दिनों की ही थीं। छुट्टियों से आते ही अभिषेक गुस्से में मिलने आया। क्या नाटक है ये सब प्रीति, फ़ोन भी नहीं उठा सकती तो? आई एम सॉरी, प्रीति बिना आंखें मिलाए अभिषेक से बोली। अभिषेक बहुत कुछ बात करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने खराब तबीयत का बहाना बना दिया। रात में 2 बजे अभिषेक को एसएमएस मिला। आई थॉट अ लॉट अबाउट यू ऑल दिस वाइल and I don't know why, but I cannot proceed ahead. Please forgive me for sake of our friendship. I love you. Always yours, Preeti. Take care. अभिषेक को समझ आ गया था ये नॉर्मल टेक केयर नहीं है। पढ़ने वाली लड़कियां अक्सर प्यार को शुरुआत में गलती ही मानती हैं। यह लड़के की जिम्मेदारी होती है कि वह लड़की को ज़्यादा दिन इसको गलती मानने से रोक ले, और ठीक यही अभिषेक ने किया। टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई लव यू। अभिषेक, मालूम नहीं हम कभी मिलेंगे या नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है तुम सब सही कर लोगे। प्रीति अपनी डायरी में लिख के सोने की कोशिश करने लगी। टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई लव यू प्रीति। आगे चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। अभिषेक ने एक पन्ने पर लिखा और उस पन्ने को संभाल के रख दिया और सोने की कोशिश करने लगा। प्रीति चूंकि घर की बड़ी लड़की थी तो उसको प्यार करने का हक नहीं था। यह वो बात थी जो माँ रोज फोन पर समझाती थी। अभिषेक चूंकि ब्राह्मण था तो श्रीवास्तव में शादी नहीं कर सकता था। ये बात उसके घर वाले रोज उसको समझाते थे। अक्सर खींचकर अभिषेक प्रीति को बोलता कि हम सभी सरनेम की बजाय नेम के हिसाब से क्यों नहीं जी सकते। जिस दिन में हम केवल नेम के हिसाब से जीना शुरू कर दें तो दुनिया की उम्र थोड़ी बढ़ जाएगी। दोनों ने न जाने कितनी पुरानी धारणाएं और रिश्तों को तोड़कर कोर्ट मैरिज कर ली। जैसा कि अक्सर होता है, दोनों के घर वाले नहीं माने। दोनों की जॉब लग चुकी थी तो दोनों पर घर वालों के मानने न मानने का ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। अभिषेक, जो पहले प्रीति की एक फ़ोन कॉल से झट से उठ जाता था, अब उठने में टाइम लगाने लगा। रोज़ सुबह कम से कम आधा घंटा प्रीति उसको उठाती, तब जाकर वो उठता। प्रीति को उसको उठाने में मज़ा आता। यही हाल प्रीति का था। रात में अभिषेक उसका सर तब तक सहलाता जब तक वो सो नहीं जाती। सुबह अभिषेक को उठाते वक्त प्रीति वही सोचती थी,
जो अभिषेक रात में प्रीति को सुलाते वक्त सोचता। दोनों के ऑफिस के रास्ते एक ही थे। अभिषेक ने लोन पर एक बाइक ले ली और प्रीति ने महीने भर में छोटी छोटी चीज़ों से घर ऐसा सजाया कि लगता ही नहीं था कि शादी को इतना कम समय हुआ है। कई बार दोनों को ये भी लगता कि दोनों एक दूसरे के बिना अभी तक कैसे रह रहे थे। अभिषेक के वे दोस्त जिनकी गर्लफ्रेंड थी या प्रीति के वे दोस्त जिनके बॉयफ्रेंड्स थे, वे लोग इनके अक्सर घर आने लगे। कई बार तो यूं ही होता कि वे किसी कपल में लड़ाई हो जाती तो अभिषेक और प्रीति मिलकर सुलझाते और चौंकते कि प्यार में लोग लड़ते क्यों हैं। दोनों को देखकर कई और लोगों ने शादी की हिम्मत कर ली थी। शादी के शुरू के 1-2 साल सब सही रहा। अभिषेक का बहुत मन था कि वो बाहर से मास्टर ऑफ साइंस करे। उसका जीआरई स्कोर भी बहुत अच्छा आया था, स्कॉलरशिप भी मिल गई थी, लेकिन शादी वादी के चक्कर में वो ये सब कुछ सोच ही नहीं पाया था। यह बात इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन उसको खटकती थी। हालांकि दोनों शादी से बहुत खुश थे। अक्सर ही दोनों वही शर्त लगाते थे जो दुनिया को करीब करीब हर लड़का, हर पति एक बार ज़रूर लगाता है। लड़की होगी ना, लड़का एकदम तुम्हारे जैसा। देख लेना मिस्टर अभिषेक, नेहा नाम रखेंगे, वैसे भी लड़की ही होगी। नेहा क्यों? बहुत ही कॉमन नाम है, प्रीति ने एतराज़ किया। तुमसे पहले नेहा नाम की ही लड़की थी ना, उससे शादी तो हो नहीं पाई, तो कम से कम नाम तो रख ही लो। अच्छा जी, तो ठीक है, पहला लड़का होगा तो क्षितिज, दूसरा होगा तो मोहित, तीसरा होगा तो गौरव एंड सो ऑन। और अभिषेक थोड़ा सीरियस होकर बोला, प्रीति मुझे बच्चा चाहिए। और प्रीति की आंखों में उनका होने वाला बच्चा ढूंढने लगा। थोड़े दिन दे दो मुझे 1 साल में करियर सेट कर लेना है। एक यही बात थी जिससे अभिषेक चिढ़ता था। प्रीति को भी बोलने के बाद लगा कि करियर वगैरह सब लगा रहेगा। शादी के 2 साल हो गए हैं, बच्चा कर लेते हैं, लेकिन ये बात उसने अभिषेक को कभी बताई ही नहीं। प्रीति जब बहुत खुश होती थी तो घर केक लेकर आती थी, वो भी बिना अभिषेक को बताए। ये सरप्राइज का तरीका पुराना था, लेकिन अभिषेक अभी भी वैसे ही सरप्राइज होता था जैसे कि प्रीति पहली बार केक लेकर आई हो। यही एक तरीका अभिषेक को भी आता था सरप्राइज देने का। उस दिन तो गजब ही हो गया, दोनों एक एक केक लेकर आए थे। पहले तुम अभिषेक। नहीं, पहले तुम बताओ क्या सरप्राइज है, अभिषेक ने जोर दिया। व्हाट डू यू मीन डॉक्टर, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें कभी कोई पापा नहीं बुलाता ना, तो बस आगे ऐसा नहीं होगा। तुम्हें पापा बोलने वाला बच्चा आने वाला है, आदत डाल लो। इतना कहकर प्रीति अभिषेक से जाकर लिपट गई और बाहर बरसात का कुछ पानी दोनों की आंखों में आ गया। मैं तो भूल ही गई, तुम केक क्यों लेके आए हो थे? मैं कुछ नहीं, ऐसे ही यार, बहुत दिन हो गए थे। अभिषेक, तुम कुछ भी छुपा नहीं पाते, फिर कोशिश क्यों करते हो? चलो बताओ। मेरा MIT के 1 ईयर प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया है। पूरे बैच में मैं सबसे कम उम्र का हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस अभिषेक, तुमने बताया नहीं फॉर्म कब भरा? मुझे लगा था अभी 1 साल तुम भी अपना जॉब सेट कर रही हो, इतने में मैं कोर्स ख़त्म कर लेता हूँ। कॉलेज से ही मेरा सपना यही था, MIT, लेकिन अब कैसे तुम्हें छोड़ के जा पाऊँगा? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अभिषेक ने बात जारी रखते हुए कहा। मैंने उस दिन बोलने के बाद सोचा, तुम्हारा इतना मन है हमारे बच्चे के लिए, तो सोचा करियर वगैरह तो बनता रहेगा, क्या पता बच्चे के बहाने ही सही हमारे पेरेंट्स फिर से मिल जाएं हमें। इतना बोल के प्रीति रोने लगी और अभिषेक ने उसको गले से लगा लिया। अगले दिन अभिषेक ने पूरे 3 साल बाद माँ को फ़ोन किया और बच्चे के बारे में बताया। माँ बहुत खुश हुई और 10 बातें बताने लगी, कैसे बहू का ख्याल रखना है, भारी सामान नहीं उठाना है, घर का कोई काम नहीं करना है, और फ़ोन रखने से पहले बोलने लगी कि उसको बहू का ख्याल रखने के लिए आकर ले जाए। ऐसा लगा ही नहीं 3 साल से बात नहीं हुई थी। ये पहली ऐसी बात थी जिस पर दोनों परिवार खुश थे। 2-3 दिन तक तो अभिषेक बहुत खुश रहा।
अब एमआईटी की फीस जमा करनी थी और वो सोच नहीं पा रहा था, वो नहीं रहेगा तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, और अगर वो नहीं जाता तो उस सपने का क्या जो सालों से उसको बेचैन करता था। इसी बेचैनी में उसने घर आकर प्रीति को कहा, प्रीति, पता नहीं मैं तुमसे ये सब कैसे कह पाऊंगा। क्या हुआ, बोलो। प्रीति, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, लेकिन क्या हम बच्चा बाद में प्लान कर सकते हैं? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। प्रीति बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। और मेरा करियर इम्पोर्टेंट नहीं था अभिषेक? वो बात नहीं है, फिर क्या बात है? यही ना, लड़की का कोई करियर नहीं होता, ऑफिस में काम तो केवल लड़के करते हैं। फिर दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को यही समझाने की कोशिश करते रहे कि तुम समझ ही नहीं रहे हो और तुम समझ ही नहीं रही हो। दोनों शादी के बाद से पहली बार आज अलग अलग सोए। अभिषेक ने अगले दिन फिर से अपने एमआईटी वाले सपने की बात लॉजिकल तरह से समझाने की कोशिश की, और प्रीति ने बच्चे वाली बात इमोशनल तरह से। बात पहले कभी इतनी बिगड़ी नहीं थी कि वे दोनों सीख पाएं कि मनाते कैसे हैं। हफ्ते भर बाद एक दिन रात में प्रीति की तबीयत बहुत खराब हुई। उसको भयंकर ब्लीडिंग हो रही थी। दोनों में अभी भी बात नहीं हो रही थी। प्रीति से जब सहा नहीं गया तो उसने अभिषेक को जगाया। अभिषेक को यह बात पता ही नहीं थी। इस बार प्रीति ने अभिषेक के सपने को लॉजिकल मानते हुए उसको एमआईटी जाने के लिए आज़ाद कर दिया था। अभिषेक का सर दर्द से फट रहा था। घर आते ही, किससे पूछ के दवा खाई तुमने? और बताया भी नहीं। वो हमारा बच्चा था, तुमने अकेले कैसे फैसला कर लिया? तुम्हारे लिए ही किया है मैंने ये सब। तुम जाओ, अब बनाओ अपना करियर, जाओ, हट जाओ। तुमने बताया क्यों नहीं प्रीति? अभिषेक इतनी जोर से कभी नहीं चिल्लाया था। मैंने लास्ट वीक ही अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया था। फिर प्रीति बहुत देर तक पता नहीं क्या बोलती रही और अभिषेक बहुत देर तक रोता रहा। अभिषेक बिना पिए प्रीति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और प्रीति पिए हुए अभिषेक को। दोनों अब ऑफिस से अलग अलग आने लगे थे। जब पति पत्नी कम लड़ते हैं, उसका एक नुकसान ये भी होता है कि वे एक दूसरे को मनाना, माफ़ करना नहीं सीख पाते। कुछ ऐसा ही हुआ था इन दोनों के साथ। किसी को यकीन ही नहीं था अभिषेक और प्रीति भी कभी एक दूसरे से अलग रहने का सोच सकते हैं। डिवोर्स के केस में कुछ था नहीं। जिस अभिषेक को प्रीति प्यार करती थी वो बच्चे के साथ ही मर गया था, और जिस प्रीति को अभिषेक प्यार करता था उसने अभिषेक के बच्चे की जान ले ली थी। ऐसा नहीं था कि प्रीति और अभिषेक ने कभी कोशिश नहीं की सब सही करने की, लेकिन कभी कभी बड़ी चीज़ें समझने के चक्कर में छोटी चीज़ें रह जाती हैं। अभिषेक कभी यह नहीं भूल पाया कि प्रीति ने अकेले ये फैसला कैसे ले लिया, और प्रीति ये नहीं भूल पाई कि घर में केवल अभिषेक का करियर ही इम्पोर्टेंट है। दोनों के ऑफिस में भी इसका असर पड़ा। जो अभिषेक कभी किसी पर चिल्लाता नहीं था, एक दिन अपने जूनियर की एक गलती पर इतना चिल्लाया कि पूरा ऑफिस इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर बाद एक दो दोस्त उसको वहाँ से लेकर गए। उस शाम अभिषेक अपने आप में बिल्कुल भी नहीं था। अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। जैसा कि अक्सर होता है, जब आदमी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो शराब के कंट्रोल पर छोड़ देता है। वो डांटते हुए बार बार यही बोल रहा था कि एक बार पूछा भी नहीं तुमने, कैसे अपने आप सब कर दिया। ये बात उसने इतनी बार दोहराई कि ऐसा लगा अपने जूनियर से नहीं, प्रीति को बोल। थोड़ी देर बाद एक दो दोस्त उसको वहाँ से लेकर गए। उस शाम अभिषेक अपने आप में बिल्कुल भी नहीं था। अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। जैसा कि अक्सर होता है, जब आदमी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो शराब के कंट्रोल पर छोड़ देता है। अभिषेक ने भी यही किया और ये सिलसिला शुरू हो गया खुद को कंट्रोल न कर पाने का। उधर प्रीति के ऑफिस में भी कोई बहुत ही ज़रूरी असाइनमेंट था, लेकिन ब्लीडिंग के बाद तबीयत बहुत दिन खराब होने की वजह से बहुत सारा काम पेंडिंग था। करीब 10-12 दिन बाद जब उसने ऑफिस जाने के लिए अभिषेक को कहा तो वो इतना नाराज़ था कि उसने कह दिया कि अपने आप चली जाओ। इतने सालों में ये पहली बार हुआ था कि प्रीति
अभिषेक के साथ ऑफिस नहीं गई। वो ऐसे ही बहुत परेशान थी। उस पर यह काम का बहुत प्रेशर आ गया था और प्रीति की वजह से प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस हो गई। आजकल के ऑफिस और बॉस सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन डेडलाइन मिस होना बर्दाश्त नहीं कर पाते। प्रीति की एक के बाद एक 3 डेडलाइन मिस हो गई, तो उसको ऊपर से मेमो आ गया, या तो वो अपना काम सुधार ले, नहीं तो 3 महीने का नोटिस देकर कहीं और नौकरी ढूंढ ले। ये बात घर आकर प्रीति अभिषेक को बताना चाहती थी, उसके साथ बैठकर रोना चाहती थी, लेकिन उस दिन फिर अभिषेक इतना पीकर आया हुआ था कि वो सुनने की हालात में ही नहीं था। दोनों में बात करीब करीब बंद हो चुकी थी। कौन बात शुरू करे, ये फैसला दोनों ने एक दूसरे पर छोड़, डिवोर्स तक की नौबत आ गई थी। पता नहीं चला, बस दोनों एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे थे। करियर चलने लगा। जो तारीखें दोनों अपनी अपनी डायरियों में डाला करते थे, वही तारीखें अब वो फैमिली कोर्ट में दर्ज करने लगे। दोनों ने अलग अलग घर ले लिया। पुराना घर उन्हें वो सब कुछ याद दिलाता था जो उनके पास नहीं था। फाइनल हियरिंग से पहले कोर्ट पति पत्नी को एक बार और साथ रहने का मौका देती है, जिसको कोर्ट की भाषा में मीडिएशन कहा जाता है, और सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला हुआ कि अगले 3 महीने दोनों को साथ रहना होगा, वैसे ही जैसे पति पत्नी रहते हैं, और इस बीच कोई भी एक दूसरे पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव नहीं डालेगा। फैसले से दोनों ही नाखुश थे, लेकिन घर वालों को, दोस्तों को लगा कि शायद दोबारा सब कुछ शुरू कर पाएं। मीडिएशन में दोनों अभिषेक और प्रीति के बर्ताव और सहमति के अनुरूप कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। 3 महीने दोनों ने करीब करीब कोई बात नहीं की। प्रीति ने दोबारा डायरी लिखना शुरू कर दिया था, और अभिषेक भी हमेशा पन्नों पे कुछ ना कुछ लिख के सोने जाता था। मेरा सर दर्द से फट रहा है और तुम दूसरे कमरे में गज़ल सुन रही हो। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं सुसाइड कर लूँगा, लेकिन तुमसे तलाक नहीं ले सकता। 7 अगस्त 2012 आज मीडिएशन का आखिरी दिन था, और अभिषेक ने फैसला कर लिया था कि वो प्रीति के बिना नहीं रह सकता और वो नई शुरुआत करेगा। उसने सभी कॉलेज के दोस्तों को शाम को घर पर बुलाया और खुद केक लेकर, हाफ डे लेकर घर चला आया, ताकि शाम को प्रीति के आने से पहले घर को सजा कर सरप्राइज दे। रास्ते पे उसने एक रेड रोज़ भी लिया। प्रीति हमेशा ताना मारती थी, तुमने आज तक एक गुलाब का फूल भी नहीं दिया मुझे। ऐसे ही न जाने कितनी छोटी मोटी चीज़ें लेकर वो घर पहुंचा, जैसे अपनी सारी गलतियां एक ही दिन में सुधार लेना चाहता हो। प्रीति का ऑफिस का 3 महीने का नोटिस पीरियड भी आज ही ख़त्म हो रहा था। उसने नौकरी न करने का सोच लिया था। ऐसा नहीं था कि प्रीति ने कहीं नौकरी के लिए कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो एक अजीब सी हालात में थी। ना कुछ पुराना झेल पा रही थी और ना ही कुछ नया कर पा रही थी। ऑफिस जाना था नहीं, सो उसने सल्फास की शीशी फिर बाहर निकाल ली। बहुत देर तक वो सोचती रही, लेकिन वो जहर खाकर तड़पना नहीं चाहती थी। बहुत देर तक अपनी डायरी पलटती रही। कॉलेज के टाइम से अभी तक का एक एक पेज पढ़ लिया उसने। बस फिर पता नहीं क्या सोचा और डायरी में बस इतना लिखा, मेरे बाद पीना छोड़ देना अभिषेक, और दूसरी शादी ज़रूर कर लेना। तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। आई लव यू अभिषेक। और बहुत देर तक रोती रही। इधर अभिषेक सारा सामान लेकर घर जल्दी आ गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। अभिषेक की चाबी से नहीं खुला। बहुत देर तक खटखटाया उसने, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। थोड़ी देर बाद जब उसने दरवाज़ा तोड़ा तो सामने प्रीति पंखे से लटकी हुई थी। अभिषेक 20-25 मिनट तक चिल्लाता ही रहा। पड़ोसी बताते हैं कि लाश उतारे जाने के बाद उसने केक काट के सोती ही प्रीति को खिलाने की कोशिश भी की। दोस्तों ने कितना भी समझाया, लेकिन वो सबसे लड़ने लगा। तुम पागल हो, सब के सब। वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। वो आ जाएगी, जाओ मेरे घर से, हम अकेले ही ठीक हैं। और पता नहीं क्या क्या। खैर, जब पुलिस आई तो उन्हें प्रीति की डायरी जब्त कर ली, जिसके आखिरी पेज में लिखा था, मैंने फासला नहीं बनाया है, बल्कि हमेशा
तुम्हारी सारी गलतियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश में शादी के बाद 4 साल गुजार दिए। वो हमारा बच्चा था अभिषेक, कितनी आसानी से तुमने बोल दिया था अभी तुम बाप नहीं बन सकते। तुमने चाहे जितना भी बुरा किया हो, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे बिना एक भी दिन जिंदगी का नहीं सोच सकती, और इसके जिम्मेदार तुम हो। इसीलिए मैंने फैसला किया है, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। शायद मेरे बात तुम समझ पाओ कि जिस लड़की ने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया था, वो तुम्हारा थोड़ा प्यार तो डिजर्व करती ही थी। मैं जा रही हूँ, और मुझसे दूसरी दुनिया में भी कभी मत मिलना। आई लव यू अभिषेक। डायरी के इसी पन्ने की बिना पर अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत दिन केस चलता रहा, वही इलाहाबाद जहाँ दोनों पहली बार मिले थे। कोर्ट में भी अभिषेक बस यही बोलता, तुम पागल हो सब के सब, वो मेरे बिना नहीं रह सकती, वो आ जाएगी, जाओ मेरे घर से, हम अकेले ही ठीक हैं। अभिषेक की मानसिक स्थिति के कारण उसको बरी कर दिया गया। वो किसी पागल खाने में है। कभी कभी लगता है अगर कभी दुनिया में सभी पागल अपनी कहानी सुनाने लगें तो शायद पागल खानों की ज़रूरत ही न पड़े। उनको अलग शायद इसीलिए ही रखा जाता है ताकि उनकी कहानी किसी को पता ही न चल सके। अभिषेक के लिए प्रीति कभी मरी नहीं, और प्रीति अभिषेक के बिना जीने की आदत नहीं डाल पाई। अभिषेक अब पन्ने पर नहीं, डायरी में लिखने लगा है। पूरी डायरी में बस एक ही लाइन लिखी है उसने, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। यदि आपको दिव्य प्रकाश दुबे की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।